नमस्कार। एचएनएन पर खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जो कि रुद्रप्रयाग से आ रही है। महेश्वर ट्रैक पर गोडार के पास बड़ा बहा है वैकल्पिक पुल बहने से तीर्थयात्रियों समेत 100 लोग फंसे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेस्क्यू अभियान में भी यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। लोगों को रेस्क्यू कर यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें कि जहाँ पर रेस्क्यू अभियान जारी है, यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर मध्य महेश्वर ट्रैक पर गोडार के पास जो वैकल्पिक पुल था वो बहा है। और बड़ा अपडेट यह है कि पुल बहने से तीर्थयात्रियों समेत 100 लोग यहाँ पर फंस गए हैं। तो यहाँ पर एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। लोगों का रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। पुल बहने के बाद जो लोग यहाँ पर फंसे हैं, जो वैकल्पिक पुल था, यहाँ पर जो लोग थे उनको रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र पवार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जितेंद्र, अभी क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी देखिए, जो बीती रात को भारी बारिश रुद्रप्रयाग जिले में हुई थी, उसके चलते जो मंडेश्वर जो ट्रैक है उस पर जो मार्कंडेय जो नदी है उस पर जो बना पैदल पुल था वो भारी बारिश के चलते बह चुका था, जिसके चलते उस क्षेत्र में जो लोग गए हुए थे वो लोग वहां फंस गए थे। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को इसकी सूचना जैसे ही आज लगी तो जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के निर्देशन में जो आपदा प्रबंधन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, डीडीआरएफ की टीम है, पुलिस की टीम है और जो ऊखीमठ वन प्रभाग की जो वन विभाग के कर्मचारियों की टीम है वो मौके के लिए रवाना हुई। और वहां पर पहुंचकर लगभग अभी तक 50 से अधिक जो लोग थे जो वहां पे फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू कर दिया गया है। और कुछ लोगों की अभी भी फंसे होने की वहां पे बात बताई जा रही है। प्रशासन के द्वारा यहाँ पे फूड पैकेट का भी वितरण कर दिया गया है और हेलीकॉप्टर की सहायता से उन लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू कर दिया गया है। जी जितेंद्र पवार, अगर इस पूरे इलाके के मौसम की बात करें तो क्योंकि प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश हो रही है, तो अभी इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है? मौसम का पूर्वानुमान क्या है आने वाले दिनों के लिए यहाँ पर? कि मौसम सुबह तक तो ठीक था, लेकिन इस समय जो ताजा स्थिति की मैं बात करूं तो इस समय बादल यहाँ पर छाने लगे हैं और जो हल्का हल्का बूंदाबांदी है वो यहाँ पे फिर से होने लगी है। तो कहीं ना कहीं इसको मौसम के जो इस तरीके का मिजाज है उसके चलते जो रेस्क्यू के जो किया जा रहा है उसमें निश्चित रूप से व्यवधान तो उत्पन्न होगा ही, लेकिन फिर भी प्रशासन की जो टीम है जिलाधिकारी के निर्देशन में वो यहाँ पर लगातार लगी हुई है। रेस्क्यू किया जा रहा है इन लोगों को और इन्हें यहाँ से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जी ठीक है। आप बता रहे हैं कि अभी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू यहाँ पर जारी है, मौसम भी बिगड़ रहा है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के गांधी पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर आज शौर्य दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही सीएम ने वीर शहीद बलिदानियों को भी याद किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाकर शहीदों को याद किया। इस मौके पर कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों समेत कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मंत्री गणेश जोशी और डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला मौजूद रहे। कि पूरे विश्व के लोग जो नहीं चाहते कि भारत मजबूत भारत बने, भारत सशक्त भारत बने, भारत शक्तिशाली भारत बने, ऐसे लोग सारे षड्यंत्रों के तहत भारत की गति को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की गति को रोकने का प्रयास उन्होंने पिछले चुनाव में किया है। वो हम सब लोगों ने देखा है किस प्रकार से उन्होंने विदेशों से ऐसे राजनीतिक दलों की मदद की है, ऐसे स्लीपर सेल्स की मदद की है जिनके माध्यम से वो भारत को कमजोर करके मोदी जी के चलते हुए कदमों को, भारत की बढ़ती हुई विकास की गति को रोकना चाहते हैं। हम सबको एक समय मैं समझता हूं कि सेना के लोग हों या भारत के लोग हों, पहली बार या सेना का मनोबल बढ़ाने की बात हो या भारत को आगे बढ़ाने की बात हो, भारत के इतिहास में ये समय पहली बार आया है जब पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। भारत अगर कुछ बोलता है तो आज पूरा विश्व देखता है। भाइयों बहनों, एक समय ऐसा था कि विश्व के मंचों पर हम जब भारत का प्रतिनिधित्व देखते थे तो भारत विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह पाता था, अपने हकों को भी नहीं मनवा पाता था। भाइयों बहनों, हमारी पहचान बन गई थी कि दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत, ऐसा भारत जो विश्व के मंचों पर अपनी पैरवी भी नहीं कर पाता है। इस अवसाद की स्थिति से
भारत को किसी ने निकालने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज भारत कुछ बोलता है तो पूरा विश्व देखता है। विश्व के अंदर अगर कोई घटना होती है तो दुनिया के देश एक टकटकी लगाकर इंतजार करते हैं कि आज विश्व के इस परिदृश्य में भारत का रूप क्या होने वाला है। ये नया भारत बनाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सेना आज शत्रु की गोली का जवाब गोले से देने का काम करती है। सेना को अब निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से फ्री हैंड दिया गया है। एक समय था, हमारे सैनिक जानते हैं कि अगर सीमा पर हमारे सैनिक मोर्चा संभालते थे, दुश्मन की गोली आती थी, हमारे सैनिक शहीद हो जाते थे, तो उनको पूछना पड़ता था कि गोली चलानी है कि नहीं चलानी है, गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। और वो सेना के एक बटालियन से ऊपर को चलता था, डिब में आता होगा, कमांड में आता होगा, कोर में आता होगा, फिर उत्तरी कमान या दक्षिणी कमान, जो भी कमान होती है उस कमान तक जाता होगा और वहां से सेना के हेडक्वार्टर तक, जहां पर अभी सभी सब्रवाल जी कह रहे थे कि मैं कारगिल युद्ध के समय में वहां तैनात था, वहां आता होगा और वहां के बाद मंत्रालय में आता होगा और मंत्रालय से वो आदेश वापस ही नहीं जाता था भाइयों बहनों। और हम अपने शहीदों पर केवल दुख मनाते रहते थे। वो समय बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद अब दुश्मन की गोली आती है तो किसी से पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि भारत की सेना अब गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है। ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, वैसे तो हमारी सेना ने दुश्मन को पहले भी कई बार मात दी, लेकिन अब हमारे सैनिक दुश्मन को उसके घर में घुसकर धूल चटाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आज जहां सरकार एक और सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है, वहीं सैनिक और सैनिक परिवारों को जो मिलने वाली सुविधाएं उनको भी बढ़ा रही है। आपको याद होगा 1 रैंक और 1 पेंशन जो कई वर्षों से रुकी हुई थी, और मैं सच बताऊं तो मेरे पूज्य पिताजी अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन वह भी मुझे अक्सर कहते थे कि 1 रैंक और 1 पेंशन लागू होनी चाहिए। और 2014 में मोदी जी की सरकार बनते ही जिस दिन 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हुई, तो मैं एक विधायक के रूप में था, तो मुझे उन्होंने, वो कार्यक्रम में आए थे, हमने कार्यक्रम किया, और कार्यक्रम में से घर जाने के बाद पहली बार मैं राजनीतिक क्षेत्र में जब से काम करना मैंने शुरू किया, उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि तुमको भी मैं धन्यवाद करता हूं और तुम्हारे माध्यम से मोदी जी को भी धन्यवाद करता हूं। मैं सच बताऊं तो मैं वो दिन याद करता हूं तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूं कि वास्तव में 40 सालों से भी अधिक समय से रुकी हुई 1 रैंक और 1 पेंशन की मांग को भी मोदी सरकार के बनने के बाद ही वो पूरी हो सकी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के अंदर भी सेना के वीर जवानों और उनके परिवारों के लिए पूरी तरह से उनके कल्याण के लिए संकल्पित है। हमारी सरकार ने सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुदान राशि बढ़ाने से लेकर जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित हैं उनको राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में बर्ता के आधार पर नौकरी देने का, नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। अभी हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी ने उसमें बहुत विस्तार से बता दिया है। और साथ ही हमने निर्णय लिया है कि जो अनुदान राशि को लेकर भी अब कोई मतभेद न हो। शहीदों के माता पिता और पति पत्नी दोनों को उसका अधिकार मिले, यानी माता पिता को भी अधिकार मिलना चाहिए और उनकी पत्नी को भी अधिकार मिलना चाहिए। इस आधार पर मिलना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि माता पिता जन्म देते हैं, उनका भी बहुत पहला अधिकार है। इतना ही नहीं, शीघ्र ही हमारी सरकार जो हमारे अग्निवीर हैं वो जब भी अपनी अग्निवीर का समय पूरा करके आएंगे, उनको सरकारी सेवाओं में भी हम उसका भी प्रावधान कर रहे हैं कि उसमें भी हम आरक्षण। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर देहरादून की उड़ान पकड़ने के लिए उन्हें प्रोटोकॉल अधिकारी की मदद नहीं मिली।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए रावत ने दावा किया कि राज्य के प्रोटोकॉल अधिकारी ने इस संबंध में कोई आदेश न होने का हवाला देते हुए मदद से इनकार कर दिया। हालांकि उसके बाद उन्होंने हवाई अड्डे पर मौजूद केंद्रीय बलों से मदद लेकर उड़ान पकड़ी। हरीश रावत ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर राज्यों के प्रोटोकॉल अधिकारी अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत पूर्व मंत्रियों तक की मदद करते हैं। दिल्ली से उड़ान पकड़ने से पहले आखिरी वक्त में उनके पास कुछ लोग मिलने के लिए आ गए, जिसकी वजह से उन्हें देर हो गई और उन्हें प्रोटोकॉल अधिकारी की मदद की जरूरत पड़ी थी। हरीश रावत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कभी किसी सुविधा की आकांक्षा नहीं रही, लेकिन जब वे यातायात जाम में फंस जाते हैं तो उन्हें एस्कॉर्ट की याद आती है। मैं कल जो है कांवड़ के लिए मुझको लगा मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, तो किसी अधिकारी को हमने टेलीफोन करके कहा कि हमको भाई हम एस्कॉर्ट भी नहीं मांग रहे, तो वो चेता जो भी है, हमने कहा भाई वही हमको ले जा देगा करके, तो वो भी नहीं मिल पाया है? और मुझको तब याद आया, मैंने कहा यार दिल्ली एयरपोर्ट पर दूसरे राज्यों के प्रोटोकॉल ऑफिसर आ करके मुझको अंदर करते हैं, या कभी सीआरपीएफ वाले बेचारे मेहरबानी करते हैं, तो उत्तराखंड के प्रोटोकॉल वालों से जब भी हमारे ऑफिस वाले कभी पूछते हैं तो कहते हैं कि साहब रावत साहब के लिए कोई आदेश नहीं। हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट के बाद राज्य में आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति लगातार जारी है। कांग्रेस ने उत्तराखंड के प्रस्तावित रेल बजट पर सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेता उल जुलूल बयानबाजी करते हैं और बिना सोचे समझे ही बोलते हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले बजट के पहले पन्ने के 10 बिंदु भी बताए तो बात है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि उत्तराखंड को बहुत अच्छा पैकेज मिला है, इससे राज्य में रोजगार मिलने के साथ ही पहाड़ में रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। देखिए ऐसा है, उनके पास बोलने को कुछ रह नहीं गया। अपनी अंतर्कलह से बेचारे इतने टूट गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। टूटे फूटे मन से उनको जो समझ में आता है बोल जाते हैं। तो उनको खुश रहने की बजाय ये जो दुख है वो सहने की ईश्वर क्षमता दे कि जो उनकी अंतर्कलह है उससे थोड़ा सा उनको उबारने का प्रयास करें। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, क्योंकि 4 पॉइंट्स भी कहा जाए ना कांग्रेस को कि बता दो बजट में क्या प्रावधान आया है, तो वो तो बता नहीं पाते हैं। लेकिन बिना पढ़े उल जुलूल जो मुंह में आता है बोलने में, अगर नंबर 1 प्राइज किसी को मिलेगा तो वो कांग्रेस के पार्टी के लोगों को मिलेगा, जिनको पता ही नहीं कि बजट में प्रावधान आए। यमुनोत्री क्षेत्र में देर रात से भारी बारिश होने की वजह से यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी के रौद्र रूप से यमुनोत्री से जानकी चट्टी तक काफी नुकसान भी हुआ है। जानकी चट्टी में बड़ी पार्किंग के पास खड़े काफी वाहन मलबे के ढेर में फंस गए। बता दें, जिस वक्त नदी उफान पर आई उस वक्त वाहनों में सो रहे चालकों ने किसी तरह गाड़ियों से निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं नदी के बहाव में जानकी चट्टी पार्किंग से लगे हुए करीब 4 ढाबे भी बह गए हैं, जबकि कुछ होटल के अंदर मलबा भर गया। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई स्थानों पर भूधसा होने के से कई मार्ग घंटे बाधित रहे, तो वहीं टिहरी बाईपास रोड पर सड़कों पर कई जगह मलबा भी आ गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मॉल रोड पर भी पत्थर और मलबा आने के बाद नगर पालिका की टीम ने उसे साफ कराया। तिब्बती मार्केट के पास संपर्क मार्ग टूटने से आवाजाही बाधित हो गई, जिसे दुरुस्त करने के लिए विभाग लगातार जुटा हुआ है। देखिए, जो पिक्चर पैलेस से नगर पालिका वाली रोड जाती है उस पे 2 पेड़ सूखे हुए थे बांध के, और 2022 में भी मैंने पत्र लिखा था फॉरेस्ट विभाग को कि भाई ये जो पेड़ कभी भी गिर सकते हैं और ये दुर्घटना का विषय हो सकता है। तो वन विभाग द्वारा 2 साल से उस पर कोई पैरवी नहीं की गई, न ही उनकी कोई परमिशन दी गई। और आज जो है, कल रात जो बारिश हुई है, आज सुबह जब हमें पता लगा तो वो दोनों पेड़ जो है वहाँ पे गिर गए हैं, और सामने एक होटल की छत पे गिरे हैं, और पीछे की साइड भी जो पिकनिक होटल है उसकी छत पे भी एक पेड़ वहाँ जा रखा है। अब मसूरी में आजकल बरसात के दिनों सारे मार्ग बंद पड़े हुए, और ये जो लंडौर वाला मेन मार्ग है वो भी बंद पड़ा हुआ है। एक वैकल्पिक मार्ग ये था,
और आज यहाँ पर पेड़ टूटने से बद्रीनाथ धाम समेत देश के पहले गांव माणा के पास आने वाले समय में दुर्लभ प्रजाति का उच्च हिमालयी औषधि युक्त पवित्र भोजपत्र का जंगल लहलाएगा। तीर्थ यात्रियों को बद्री विशाल के दर्शनों के साथ साथ आने वाले समय में यह भोजपत्र का समृद्ध वन भी काफी आकर्षित करेगा, जो बद्रीपुरी समेत देश के पहले गांव माणा मणिभद्रपुर की विशेष पहचान भी साबित होगा। बता दें कि अलकनंदा नदी के किनारे स्थित धनतोली तोक के दोनों तरफ हरेला महोत्सव के तहत माणा वन पंचायत की अगुवाई में पवित्र भोजपत्र के करीब 450 पौधे लगाए गए हैं। जागरूक ग्रामीणों, प्रकृति प्रेमियों, आईटीबीपी के हिमवीर जवान, वन विभाग और बीआरओ की नेक पहल पर भोजपत्र के पौधों का रोपण किया गया। दरअसल भोजपत्र हिमालय क्षेत्र में 3500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम बेतुला यूटिलिस है। भोजपत्र से विशेष प्रकार का कागज का निर्माण किया जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में भोजपत्र को धर्म ग्रंथों की रचना के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसान भाई भोजपत्र लगाया यार एक जगह। अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।